तो समाकलन, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। होता तो कुछ यूं है कि समाकलन से पहले अवकलन पढ़ा देना चाहिए, तो 4-5 क्लासेस तो पढ़ा ही देने चाहिए समाकलन के पहले अवकलन, क्योंकि ये जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा है, अवकलन का एंटी डेरिवेटिव उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत पहले जानते होंगे, किसी भी एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने डी डी एक्स टू द पावर n लिखा, कक्षा 11 में पढ़ा गया था ये डी डी एक्स के पावर n, इसे हम कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अवकलन डी डी एक्स टू द पावर n, और इसका हमने अवकलन किया तो इसका अवकलन आता है, जो पावर है वो पूछ जाता है, यह पूछ जाएगा, ठीक है, और x टू द पावर n माइनस 1 बनता है। कुछ समझ में आया? डी डी एक्स के पावर n इज इक्वल टू n एक्स के पावर n माइनस, ठीक, सबने समझा? ये रहा। अब इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि फाइंड द मतलब अवकलन ज्ञात कीजिए x के पावर 3 का, तो आपने डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 3 लिखा, बोलो। कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं वो भी हम आपको परिचय दे रहे हैं। डी डी एक्स एक्स टू द पावर 3 लिखा, बाबू इसका हमें करना है अवकलन। क्या करना है? आइए, तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, और x तो x है, बोले भाई। तो यहाँ क्या कूद गया था? यहाँ क्या कूदेगा? 3, बोलो बोलो। तो 3 कूद गया, और आएगा क्या? x के पावर 3 माइनस, मतलब क्या? 3x। कोई दिक्कत? सबने समझा? एक और ले लेते हैं। यहां देखिए, डी डी एक्स के पावर 5, x के पावर, तो बताइए क्या होगा? 5x के पावर 5 माइनस 1 मतलब, ठीक है, हाँ, ये है हमारा अवकलन। क्या है ये? अवकलन। और दूसरा अब है हमारा समाकलन, ध्यान देना है, समाकलन, ठीक है, लिख रहा है समाकलन। क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ता है? इंटीग्रेशन ऑफ, या समाकलन कह लो, इंटीग्रेशन का अंग्रेजी बोल, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, x टू द पावर n dx। फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस i। अब ये i क्यों आता है अभी हम जानेंगे। याद हुआ? कुछ समझ में आया? फॉर्मूला समझे? फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। प्रसिद्ध चौरस से दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, बढ़ ले तो कुर्सी चेंज करके उसमें बैठो। समझ में आया? अच्छा, आइए, ये आई क्यों आता है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं बालक, देखो समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और डेफिनिट होता है। अनिश्चित समाकलन को इंडेफिनिट बोलते हैं और डेफिनिट को निश्चित समाकलन बोलते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन है। कौन सा? अनिश्चित। अब क्यों अनिश्चित है इस पे हमारा तो समझ आ रहा है? क्यों अनिश्चित है इस पे हम आ रहे हैं, लेकिन आप बस इतना जानिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन। कौन सा? आइए भाई, ठीक
ठीक है? यस सर। अब एग्जांपल सपोज करें, हमने कहा कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपने इसका अवकलन किया तो इतना आया? बोलो। तो अब इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर इसका तुम समाकलन करोगे तो कितना आना चाहिए? x/3। कुछ समझ में आ रहा है? इसका अवकलन कितना? 3x²। बोलो यार। इसका समाकलन कितना आना चाहिए? ठीक करें? चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x², 3x क्या और साथ में, ठीक है ना? बोलो भाई। कांस्टेंट टर्म क्या बोले? कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx। ठीक। अब होगा यूं कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। इंटीग्रेशन से ये x का डी लिखा ना, तो x के जो भी फंक्शन होंगे वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा और बाकी कांस्टेंट टर्म क्या होता है? तो 3 तो बाहर होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ x² और क्या बन गया? कुछ समझ में आया क्या? बोलो भाई। फॉर्मूला लगाते हैं। 3 बाहर है बाबू, है ना? क्या इसमें x⁴ वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है? वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाइड बाई x के पावर 2 + 1 अपान, और फिर प्लस आई ना। आई क्यों आ रहा है? भी आता है। बोलो भाई। 2 में 1 जुड़ा, 3 से 3, x के पावर कितना बन गया? क्या समझ में आया? तो कुल मिला जुला के क्या तुमने समझा कि क्या देखो, इसका समाकलन किया तो क्या x के पावर 3 आ गया, और इसका अवकलन किया था 3x² आया था। मतलब समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? समाकलन और अवकलन एक दूसरे क्या होते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक, बढ़ ले। अब रही बात आई की, ये आई क्यों आ रहा है? इस आई का मतलब क्या है? ये आ क्यों रहा है? तो आई मिटाए फॉर्मूला याद हुआ? d dx x के पावर n, तो nx के पावर n - 1 d dx x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n + 1 अपान। फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि इजी हो याद लगाने में। अच्छा, नेक्स्ट। फॉर्मूला सेम है, एग्जांपल बदल रहा है, ध्यान देना है। ठीक। इंटीग्रेशन d dx ऑफ x के पावर 4 + 3, x के पावर 4 + 3। ठीक। एक हमने ये अवकलन लिया और फिर एक और ले लेते हैं। d dx x के पावर 3/2 और फिर +7, ये हमने 2 लिया। ध्यान देना है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि i कैसे आ रहा है। वो i आ रहा है इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, c भी लिख सकते हो आप। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते, इंटीग्रेटिंग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। समझ में आया? समाकल नियतांक बोल सकते हो। तो आइए, ये दिखा आपको। बाबू जब अवकलन करेंगे तो जब 2 या 2 से अधिक पद प्लस या माइनस में होते हैं तो उनको अलग अलग कर देते हैं। 2 है ना, तो क्या अलग अलग होगा? तो लिखेंगे d dx x के पावर किसका? और फिर प्लस d dx किसका? लिखोगे ना। सिमिलरली d dx x के पावर किसका? 3/2 का, और फिर प्लस d dx किसका? 7। कोई दिक्कत किसी को? सबने समझा? पढ़ ले। तो बताओ कि क्या x के पावर 4 में 4 कूद जाएगा? अरे ये फॉर्मूला यार। और 4 में से 1 गया बाबू,
सब लोग यहीं देखिए और देखो, किसी भी कांस्टेंट टर्म का मतलब संख्याओं का अवकलन 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या 0 होता है। तो क्या 4x³ + 0 आएगा? हाँ, ये हम केवल डिफाइन करना चाहते हैं कि आई क्यों आता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आई क्यों आता है उसको ही हम केवल डिफाइन कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल समझ में आ रहा है ना? अरे बोल भाई, तो आइए, क्या ये समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट इसमें सेम कॉन्सेप्ट क्या 3/2 आगे आ जाएगा? 3/2 आगे आया और x⁴ 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? और इस 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलन कितना होता है? क्या कुछ समझ में आया? अरे आया, कोई दिक्कत? सबने समझा? नेक्स्ट, ये बाबू हमारा अवकलन क्या है ये? अब हम इसी का समाकलन करना चाहते हैं। अच्छा बताओ, क्या हम इसका समाकलन करें तो क्या हमको यही प्राप्त होना चाहिए? yes, क्या हम इसका समाकलन करें तो क्या हमको यही मिलना चाहिए? yes, चाहिए ना? तो आप इसको उठाएंगे 4x³ डालें, यही कर देता हूं 4x³ क्या इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx दिखा? बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ और क्या dx। अब बताओ, क्या 4 कांस्टेंट है? चार क्या हो जाएगा? 12 आया। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx होगा? x³ और क्या होगा? dx। कोई दिक्कत है क्या? तो ये रहा हमारे पास 4। x के बारे में फॉर्मूला लगाएं? यस सर। n + 1/n+1 मतलब x के पावर 3 में एक जुड़ा 4, 3 में एक जुड़ा 4 से 4 और तो कुछ आ ही नहीं रहा प्लस आई और तो कुछ आ नहीं। तो बताओ केवल कितना कितना आया बाबू? x के पावर 4, लेकिन हमें चाहिए था x के पावर 4 + 3 ना। मतलब वो कांस्टेंट टर्म जो था वो नहीं आया। अरे बोलो यार, कहाँ आया? आया क्या? नहीं आया। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? i। अब ये i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 0 सब हो सकती है। बोल समझ में आया? अगर i की वैल्यू हम 3 रखेंगे, i की वैल्यू 3, तो क्या तुम्हारा x की पावर 4 + 3 मिल जाएगा? x की पावर 4 + 3। ठीक है, कुछ समझ में आया? यानी अगर आपसे पूछा गया कि इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब कि अनिश्चित समाकलन में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i, अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल में अनिश्चित समाकलन में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i क्यों जोड़ा जाता है? तो आप कहोगे कि क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i जो है वो किसी अवकलन में उपस्थित कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करता है। तो समझ में आया? क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i होता है, क्योंकि जो अनिश्चित समाकलन का जो नियतांक है वो जो i होता है वो अवकलन में उपस्थित किसी संख्या को बैलेंस कर देता है। कुछ समझ में आया? अच्छा बाबू, अगर यहाँ 5 होता तब वो तो यह आता ना, 6 होता तब वो तुहे आता ना, 10 20 1000 1 करोड़ लाख कुछ भी होता तो क्या हमेशा वही आता? इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? y की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो एनी कांस्टेंट मतलब तुम कोई भी कांस्टेंट i की जगह क्या कर सकते हो? कोई दिक्कत? तो i समझ में आया? i का कांसेप्ट समझे? i क्यों है? क्योंकि i जो है किसी समाकलन में उपस्थित कांस्टेंट संख्या को बैलेंस करता है। ठीक, पढ़ ले। और मान लो इसका तुम्हें अवकलन करना है तो क्या i कांस्टेंट है ना? i कांस्टेंट है ना? तो जब अवकलन करोगे तो i को 0 हो जाएगा, तो ले बचेगा। कुछ समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े? सिंपल सी परिभाषा, i क्या है? i क्यों आता है? तो आप कहोगे कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा
एंटी डेरिवेटिव उल्टा है। अब अवकलन में उपस्थित किसी संख्या को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अवकलन में उपस्थित किसी संख्या को बैलेंस करने के लिए एग्जाम्पल समझा देना, उसको हम आई वहां ऐड अप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम इसका अवकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो ये पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए हम 5 की जगह क्या रख दिए आई, और आई की वैल्यू जो है 5 हम या कोई भी संख्या रख सकते हैं, इसलिए हम उसको ये भी बना सकते हैं। ठीक, बढ़ ले, बढ़े, नेक्स्ट मूव करें। तो ये है हमारा समाकलन, स्टार्ट हो चुका है। जो टाइप नंबर 1 होता है वो होता है फॉर्मूला बेस्ड। क्या? फॉर्मूला बेस्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें फॉर्मूलाज ही दिए होंगे, जैसे हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, दूसरा दिखा देता हूँ, किताब में सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, चाहे ना तो नेट से डाउनलोड करिए और याद करिए, मैं केवल लिख देता हूँ। जैसे दोनों लिख जाना साथ में, डी डी एक्स, आप जानते हो x के पावर n dx होता है x के पावर n माइनस n x के पावर n माइनस 1, पता है ना? ये अवकलन है, क्या है ये? समाकलन में आप जानते हो ये अवकलन है, उल्टा ही है, तो दोनों साथ में याद हो जाए, बढ़िया है। समाकलन इसमें होता है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कितना? ठीक, बोलो, समझ में आया? इंटीग्रेशन डी डी एक्स किसी भी कांस्टेंट टर्म का, मतलब ए कोई कांस्टेंट टर्म है, 2 4 5 है, कुछ भी हो सकता है, बोलोगे? ए कोई क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो जब n भी मान लो, चलो n कोई संख्या है या कांस्टेंट टर्म है, तो इसका अवकलन कितना होता है? 0। क्या होता है? लेकिन अगर इंटीग्रेशन है और अगर n dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समझ में आया क्या? तो ये बताओ, जब n dx लिखा गया बालक, तुम नहीं लिख सकते हो n के गुणे में x के पावर 0। किसके पावर 0? किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 और इनफाइनाइट का मान 0 होता है। याद हुआ? किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 और उसके पावर अगर इनफाइनाइट होगा तो 0। याद हुआ? हुआ? तो बता बाबू, क्या हमने एक की जगह x के पावर 0 लिख लिया? n कांस्टेंट टर्म है, अरे बोल यार, n बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाहर हो गया, अरे हुआ? अच्छा, अब बाबू आई फॉर्मूला लगाना है, तो x के पावर, क्या n की जगह 0 है? तो 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस और फिर प्लस क्या? 0 हटा दें, बोलो, केवल x बच जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा, बोलो, यानी सीधे से क्या आ जाएगा? nx। क्या आ जाएगा? ये समझ आया? बोलो, समझे? फॉर्मूला ध्यान देना, अगर कोई संख्या होगी, कोई क्या होगी, मतलब जैसे मान लो n dx, n कोई संख्या है, तो इसका फॉर्मूला आता है nx प्लस i। क्या आता है? कोई दिक्कत? सबने समझा? अगला इंटीग्रेशन में डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x ना, ये फॉर्मूला होता है। उल्टा इसका बिल्कुल विपरीत, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, किसका? 1 अपॉन x का क्या होगा? log x। बोलो भाई, और सब में आई तो रहेगा ही, कुछ समझ में आ रहा है? फॉर्मूला तो आपको याद करना। अच्छा, एक आगे डी डी एक्स साइन x का होता है बाबू cos x। बोलो, डी डी एक्स साइन x का क्या होता है? कोई समस्या है? अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ, उल्टा कर दो, cos x का dx क्या होगा? समझ में आया क्या? sin x प्लस क्या? ठीक। अच्छा, अगला डी डी एक्स बाबू cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक, तो इंटीग्रेशन, अगर साइन x का पूछा, अगर माइनस साइन x का पूछा,
किसका वाला? माइनस साइन एक्स। अगर माइनस साइन एक्स का पूछता तो क्या करते? कॉस एक्स। क्या? कॉस एक्स। लेकिन कहीं पे भी तुमको माइनस साइन एक्स नहीं देगा, हमेशा तुमको क्या देगा? प्लस एक्स। खाली साइन एक्स देगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो जब खाली साइन एक्स देगा तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस, यानी साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस। तो समझ में आ रहा? ठीक है। क्या ये फॉर्मूला आप समझ रहे हो? सारा फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। कुछ और भी है इस एग्जांपल तौर पर। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने कुछ बता दिया। क्या बता दिया? ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा ना। अच्छा और भी देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे मान लो इंटीग्रेशन d dx, tan इनवर्स x का तुम जानते हो 1/1 प्लस x स्क्वायर। बोलो तो अगर तुमसे कोई पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx कितना होगा तो तुम कहोगे ये पता नहीं। पता? अरे भाई tan इनवर्स x का अवकलन इतना होता है ना, अरे समाकलन थोड़े होता है। अरे बोलो यार, इसलिए कहोगे ये नहीं, इसका नहीं पता होता है। लेकिन हाँ यदि आप ये लिख देते हो 1/1 प्लस x स्क्वायर तो इसका क्या हो जाता है? tan इनवर्स प्लस क्या? कोई दिक्कत? सबने समझा? समझे? समझा? पढ़ ले। ठीक है। तो ये है फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला बुक से आप याद करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, आगे बढ़े। हम आते हैं बाय द टाइप। ये समझे सबने? आई क्यों जुड़ता है समझे? हाँ किसको बैलेंस करने के लिए? कांस्टेंट टर्म को बैलेंस करने के लिए। ठीक। समाकलन का उल्टा कौन? और अवकलन का उल्टा कौन? साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। हाँ साइन एक्स का अवकलन होता है तो cos x का समाकलन कितना होगा? समझ में आ गया? ठीक है। बढ़े तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अभी हमें केवल फॉर्मूला बेस्ड ही समाकलन पढ़ना होगा। ये फॉर्मूला सब आप याद करेंगे। अभी हम सभी फॉर्मूला को मतलब थोड़ा बता करके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से आइए। पहला जो टाइप है हमारा वो चलता है केवल फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक फलन, जैसे f1x, f2x, f3x, ये आपस में जुड़े या घटे हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा? जुड़े या अलग अलग फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एज एग्जांपल मान लीजिए बालक x के पावर 3 प्लस log x प्लस साइन x के पावर 3 प्लस log x प्लस क्या? इसमें 3 फलन है। इसमें कितने फलन है? 3 फलन। ठीक, 3 फलन। पहला x क्यूब जिसे हम अलजेब्रिक फलन कहते हैं। कौन सा वाला? चरघातांकी हिंदी में। अलजेब्रिक मतलब चर के घात। अरे बोलो यार, पहला फलन चरघातांकी है। दूसरा फलन लॉग है। बोलो क्या इसमें लॉग है? तो लघुगणक है। क्या है? ठीक। और तीसरा साइन एक्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिक। ये प्लस में भी हो सकता है या क्या? एग्जांपल समझ में आया? एग्जांपल समझ में आया? इस टाइप का है ये। बोलो ठीक। बढ़े नेक्स्ट। केवल फॉर्मूला बेस बताया जा रहा आपको। दूसरा क्वेश्चन, प्लस माइनस के बाद क्या गुणा और भाग आता है? गुणा और भाग। इसमें हो सकता है कि दो फलन f1x और f2x दो लोग किसमें हो? गुणे में हो। या भाग में तो अगला है। किसमें हो वाला? कुछ समझ आ रहा है? अरे बोलेगा किसमें हो? गुणे में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आता है भाग वाला। कौन सा वाला? भाग वाला।
ठीक है, भाग वाला तो f2x f1x अपान क्या, ठीक है। तो अभी केवल हमें इसे ही पढ़ना है, इन दोनों को हम आगे धीरे धीरे, इन दोनों को आपने अवकलन में देखा होगा, पहले को छोड़ते हैं दूसरे का करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं पहले का करते हैं, याद है अभी अवकलन में था ये। लेकिन ठीक है, हम केवल अभी इसे ही पढ़ेंगे, फिर हम आगे आएंगे। ठीक, कोई दिक्कत सबने समझा? तो अभी हम केवल पढ़ रहे हैं फॉर्मूला बेस पे, केवल बाय द फॉर्मूला वाला ही लिया होता है। तो हमने कहा कि क्या ये f1x f2x f3x मतलब प्लस माइनस में हो सकते हैं ना। अब मान लीजिए इसका समाकलन आपको करना है, क्या करना है, मान लो इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया गया और यहाँ पे लगा दिया गया dx। ठीक, सिमिलरली इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया गया x क्यूब प्लस log x माइनस sin x और फिर क्या लगा दिया गया dx। ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन है ना वो सबका अलग अलग होगा, सेपरेटली अलग अलग। कुछ समझ में आया? यस सर। सेपरेटली अलग अलग। तो इंटीग्रेशन पहले किसका, x क्यूब और dx, बोलो। यस। फिर किसका, log x dx। फिर किसका, इंटीग्रेशन माइनस sin x और किसका, कोई दिक्कत, सबने समझा? x क्यूब dx, log x dx, sin x और क्या, सबने समझ लिया होगा। ठीक, अब आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला लगाने हैं। सबसे पहला x क्यूब दिया हुआ है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस i। और i 72 बार नहीं जोड़ते हैं, पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार जोड़ते हैं, क्योंकि i तो कांस्टेंट है ना। कि आप i1 प्लस i2, इसके लिए i1 लिखे, इसके लिए i2 लिखे, इसके लिए i3 लिखे और सबको जोड़ के केवल i बना दीजिए, तो भी हो सकता है। ठीक, सबने समझा? यस सर। तो आइए, क्या ये x क्यूब दिख रहा है आपको? जब x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो x के पावर 3 प्लस 1 अपान क्या बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, log x का होता ही नहीं होता है ना, हो जाएगा, ऐसा नहीं है होगा नहीं, समाकलन हो जाएगा log x का भी, 1 into log x करना पड़ेगा, हो जाएगा उसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो आगे आइए, तो क्या आपको 1 अपान x दिखा? 1 अपान x का समाकलन कितना होता है, log x, पीछे बताया गया था। हाँ, उसके बाद sin x का कितना होता है, माइनस cos x ना। sin x का कितना, तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, और एक बार आप क्या जोड़ दो, और खेल, यही आपका आंसर है। तो समझ में आया? यस सर। तो लाओ देखिए किताब, जरा किताब है किसी के पास, मैथमेटिक्स की बुक। स्टार्ट में ही दे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये बता। ठीक, समझ आ रहा है? तो पहला जो भी क्वेश्चन है, पहली पूरी एक्सरसाइज जो है वो केवल टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे कि और हम एग्जांपल आपको बता देते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कर्डी मैक्स माइनस 1 अपान कर्डी मैक्स का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो जब भी समाकलन का क्वेश्चन आए और आगे कुछ लिखा हुआ है तो जोड़ घटाना गुणा भाग सब करिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर, क्यूब है तो क्यूब कर, कहीं जोड़ दिख रहा है जोड़ दो, कहीं गुणा दिख रहा है गुणा कर दो, कहीं भाग दिख रहा है तो भाग कर दो। समझ आ रहा है? तो आओ, क्या ये स्क्वायर है, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करोगे क्या कड़ी हट गई, b स्क्वायर करोगे क्या कड़ी हट गई,
फॉर्मूला कड़ी में x गुणे 1 अपान कड़ी में x dx, कड़ी में x से कड़ी में x, तो क्या बन गया x बना, बोलो यार x का अलग होगा और फिर प्लस 1 अपान x का भी अलग होगा और फिर किसका होगा -2 का dx। कोई दिक्कत, x के पावर 1 है, x के पावर n वाला फॉर्मूला 1 अपान x का सीधे सीधे पता होता है, सीधा सीधे log x हो जाएगा ना। लेकिन बाबू मान लो अगर यहाँ पे 2 होता, सपोज कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पता, इसलिए आप इसको तुरंत ऊपर ले चले जाइए और लिख दीजिए x के पावर -2। अगर घात नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। समझ में आया क्या? ठीक है, घात नीचे प्लस में है तो ऊपर गया तो ठीक। अरे बोलो, पढ़ ले, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आप बताइए ये से बार लग जाएगा, यहाँ पे केवल 1 अपान x था तो log x हो जाएगा, और n का बताए थे nx, पीछे बता दो n का क्या होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल। तो भाई देख स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिया, फिर अलग अलग किया, कोई दिक्कत नहीं। और बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपान अंडर रूट x और dx, दिखा देखो यस बताइए बालक, क्या ये वाला इसमें पूरे में भाग दे रहा है ना? यस सर, ये वाला इसमें भाग दे रहा है, तो कर लो ना भाग। पहले ही हम फॉर्मूले के चक्कर में पहले हम क्या करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना करें यस सर, इजली। x के पावर 3 अपान अंडर रूट x है, यस सर, तो इसको लिख लोगे x के पावर 1/2, अरे रूट का मतलब पावर में 1/2, और फिर प्लस 3 है ना, 3x अपान x के पावर 1/2 प्लस 4 है अपान x के पावर 1/2। कोई दिक्कत? हाँ, सबको ऊपर ले जाओ, पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा बाबू, मतलब कि x के पावर 3, x के पावर ऊपर गया तो x के पावर -1/2, ठीक ठीक, और फिर प्लस 3 x के dx लिख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग करना है, फिर प्लस इंटीग्रेशन 3 लिखा, x पावर 1 है, और फिर गुणे में x के पावर -1/2, फिर प्लस 4 और x के पावर -1/2। क्या समझ में आया? समान आधार के घातांकों को गुणा करते वक्त जब जोड़ना है ना, लेकिन चूंकि ये माइनस में है इसलिए घट जाएगा। 3 में से 1/2 घटाओगे तो 2.5 यानी 5/2 बचेगा। अरे बोलो यार, 2 3 6, 6 में से 1 गया 5/2 हो जाएगा, यानी x के पावर कितना, x के पावर 5/2, ठीक। 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2, कोई दिक्कत? फिर प्लस 4 और x के पावर -1/2, और क्या बालक, कोई दिक्कत है किसी को? क्या सब में x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा? पहले टर्म में n का मान आप बता दीजिए, हाँ, दूसरे में n का मान, तीसरे में n का मान, ठीक है। अच्छा, x के पावर n का फॉर्मूला आपको पता है ना, x के पावर n dx इक्वल टू होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस, चलो भाई ओमकार, इसमें जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 5/2 पावर में +1 प्लस 1, फिर x 5/2 +1, ठीक ना? बोलो, कर लोगे? पहले साइड ठीक है? अरे ठीक है, समझ में आया? एक और बता देता हूँ, कोई भी और नोट्स जितना सुंदर आप बनाएंगे उतना सुंदर आप नंबर पाएंगे। देखो
मैं ऐसा नहीं, मैं मेहनत नहीं करता हूँ, पिछले साल भी अपने बच्चों को बहुत मेहनत किया, लेकिन पैंडेमिक के नाते पिछले साल का रिजल्ट खराब हुआ है। आप इस बात को मानते नहीं मानते? पैंडेमिक मतलब इस कोरोना के नाते कॉपियां से जांच नहीं, वैसे ही किसी तरह जो है, मतलब अपने कोचिंग के बच्चों के नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिजर्व अच्छा करते थे लेकिन अच्छा नंबर नहीं, बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ हो गया, तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी मेहनत करी और एनसीईआरटी भी इस बार लगवाई। पता नहीं कहाँ कमी छूट जाती है। तुम ले आओ पेपर की कोई भी, किसी भी दिन तुम रैंडम किसी दिन पेपर ले आओ। अगर तुमको हमारा नॉलेज चेक करना है, हमको आता है नहीं आता है, तो आप किसी रैंडम दिन पेपर ले चले जाओ। हमको मत बताओ किस साल का पेपर हम कब ले आए, किसी भी साल का मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देंगे खड़े पेपर पर, टोटल पेपर। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं बताएगा, ऐसा कुछ आता ही नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ कमी कुछ चूक रह जाती है। चलिए आइए देखिए, सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स दिखा, सेक स्क्वायर एक्स अपान, इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है, इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 अपान कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? यस सर। और कासेक स्क्वायर एक्स को 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला रखो, आगे बढ़ो। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो जब फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं है तो उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सचेंज सब कुछ करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा? ठीक ना? तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। सेकंड एक्सरसाइज भी आप सिमिलरली लगा सकते हैं। तो आप एक फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज लगा के आइए, फिर हम आगे बात करें। ठीक? तो जो भी डाउट होगा कल फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का अब डाउट क्लियर करेंगे और सभी को लगा के आना है, नहीं तो हम भाई बाहर कर देंगे। सच कह रहा हूं, बाहर कर दूंगा।